नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल NCERT विथ यस में। और उम्मीद है अब तक आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास 10 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, तो हमने एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स BVD के जितने भी थे सभी को ख़त्म कर दिया है। आज बारी है लेसन 2 की, जो है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वंचित रह जाते हैं, ताकि सबको मौका मिले बराबर। चलिए तो हम समझेंगे बहुपद होती क्या चीज़ है, उसके बाद समझेंगे इसके अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। आपको 30 मिनट के अंदर सब चीज़, इसके अंदर की जितनी बेसिक जानकारी होगी उन सब चीज़ों को आपके पास अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम बहुपद। बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पद। ठीक है, बहुपद बोले तो बहुत सारे पद, वही होता है बहुपद। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक चीज़ लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, ऐसा हमने कोई एक लिखा समीकरण। ठीक है, तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पद मिल रहे हैं। ठीक है, या तो मिल रहा है हमें चरपद, या मिल रहा है चरपद, या मिल रहा है अचरपद। ठीक है, अब बात आती है कि चरपद के किसे कहते हैं और अचरपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को पहले हम देखेंगे कि चरपद और अचरपद होती क्या चीज़ है। तो एक साइड में लिख देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ बहुपद, एक साइड लिखता हूँ चरपद थोड़े बड़े अक्षरों में, और दूसरे साइड लिखता हूँ अचरपद। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वे सभी चरपद कहे जाते हैं, और जितने भी नंबर्स यानी संख्याएं हैं वे सभी अचरपद कही जाती है। ठीक है, जितनी संख्या है, जैसे मान लीजिए -3, -2, 0, 1, 2, ऐसे अनंत तक। ठीक है, इधर भी ऋणात्मक अनंत तक, या हम कहें A से लेकर Z तक, ये जितनी A से लेकर Z तक जितने अल्फ़ाबेट्स हैं सभी चरपद कहलाते हैं। और जितनी संख्याएं हैं, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, वे सभी, चाहे वो रूट हो, कुछ भी हो सकता है, वे सभी अचरपद कहे जाते हैं। तो उम्मीद है चरपद और अचरपद आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। अब एक बात और, चरपद और अचरपद कभी एक नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 3 को x से गुना कीजिए, तो कभी ये एक नहीं हो सकते। ठीक है, 3x ही, ऐसा नहीं होता कि 3 गुना 3 करते हैं तो 9 आता है, तो ये एक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नहीं हो सकते। इन दोनों के बीच हमेशा गुना छिपा रहता है और ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने कहा कि 4 गुना y क्या होगा बताइए, तो 4y होगा। ये नहीं कि 16 हो जाएगा, चाहे 8 हो जाएगा, या 4 का कोई गुणा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो हम ये भी बात याद रखेंगे कि चरपद और अचरपद हमेशा अलग अलग होते हैं, कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चरपद और अचरपद समझ में आ गया होगा। आगे एक और बात, अगर आप चरपद और अचरपद समझ गए होंगे तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि घात क्या होता है, पावर। ठीक है, घात बोले तो पावर, पावर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हमने लिखा किसी संख्या के, पावर का मतलब बताता हूँ मैं क्या चीज़ होता है। अगर मान लो मैंने लिखा अभी आपको x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0, हमने ऐसा एक समीकरण बना दिया। ठीक है,
तो मैं कहूँगा कि बताइए इसमें x का घात क्या है। तो देखिए x का घात यहाँ 4 है, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 0 है। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मतलब 1, यानी यहाँ 8 से 1 में गुना हुआ है, तभी तो मिला है ना 8 मेरे भाई। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम घात। इस वाले कॉलम को कहते हैं हम घात, जो आपको x के ऊपर दिख रहा है ना, अंग्रेजी बोले तो पावर। पावर कहिए घात कहिए, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आगे बात आती है कि वन सेकेंड मिनट, हाँ, तो अगर बात आती है किसी संख्या के पावर की, तो आप पावर बिल्कुल समझ चुके हैं कि ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं हम पावर। ठीक है, जैसे 3x² है तो इसमें जो आपका स्क्वायर है वो कहलाएगा पावर, यानी कि x का पावर है यहाँ पर 2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पावर समझ में आ गई होगी। हाँ, अब पावर के अनुसार बहुपद को क्या क्या हम कह सकते हैं, उन चीज़ों को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी चरपद का पावर 1 हो, जैसे ऐसे x + 5 = 0, या हो सकता है किसी चरपद का पावर 2 हो, या हो सकता है कि किसी चरपद का पावर 3 हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके। तो घात के नाम पर बहुपदों के अनेक नाम रखे जाते हैं। ठीक है, घात के नाम पर बहुपदों के नाम हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ x का घात 1 है, तो जब एक घात वाला बहुपद होगा तो उसके कहा जाता है रैखिक, इसका नाम होगा रैखिक बहुपद। जिस चरपद का घात 1 होगा उसके हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जिस चरपद का घात यानी पावर 1 होगा उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि बताइए 2x के पावर 1 + 5 बताइए एक ऐसा समीकरण है या कैसा बहुपद है, तो हम उसे कहेंगे वो रैखिक बहुपद है। हाँ, दूसरी बात, अगर पावर 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा, तो जब पावर 2 रहता है तो वैसे समीकरण को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अब अगला प्रश्न आता है कि पावर 3 रहे तो क्या कहेगा, तो सिंपल सा है त्रिघात, उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। ठीक है, चतुर्थ घात, पंचघात वैसे आते रहते हैं, उसमें टेंशन की बात नहीं है। एक और बात हमेशा याद रखनी होगी, जिस चरपद का घात सबसे बड़ा होगा समीकरण का नाम उसी के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, जिस चरपद का घात सबसे बड़ा होगा, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इस वाले को क्यों नहीं पकड़ा, 3y² को क्यों नहीं पकड़ा, हमने इसको ही क्यों पकड़ा, क्योंकि इसका घात जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने इसका ही जिक्र किया अभी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अब आसानी से आप जवाब दे सकते हो। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चंस अगर लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा 2x का पावर 2y का पावर 3 + 2y² + 5y - 8 = 0, और मैं पूछ दूँ बताइए कौन सा घात है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि y का पावर 3 है और यह सबसे बड़ा घात है, तो यह कहलाएगा, यह पूरा समीकरण कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब आप आसानी से किसी बहुपद को पहचान सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा भी संभव है कि समीकरण बहुपद ना हो। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुपद पहचानने के लिए दिया रहता है कि बताइए इसमें कौन बहुपद है और बहुपद है तो कैसा है।
ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम वैसे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर कॉपी या कलम लिए हुए हैं तो नोट पॉइंट करके एक बात लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। यदि किसी बहुपद में, हाँ, और एक और बात मैं बता दूं कि जब भी आप इस क्लास को देखें, मेरे किसी भी मैथ्स की क्लास को देखें, तो कॉपी और कलम को लेके बैठें। कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स बात होंगी जो आपको नोट्स करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी बहुपद में घात ऋणात्मक या चर पद रूट में रहता है या बट्टा में रहता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा। यदि किसी बहुपद में घात ऋणात्मक हो यानी कि माइनस हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लिख दिया x का पावर 3, ठीक है, या चरपद रूट में हो, या ऐसा हो सकता है कि मैंने लिख दिया रूट y, रूट z, रूट a, ऐसा चरपद, यानी ये से लेकर कहाँ तक भाई, मेरे z तक, याद रखिएगा, चरपद उसे कहते हैं। या बट्टा में रहता है, चरपद कहाँ रहे, बट्टा में से 1/x 1/y, ठीक है। तो इन सभी को हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखोगे। इन सबको हम कभी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। एक बात हमेशा आप याद रखोगे इस चीज़ को, यदि किसी चरपद का पावर माइनस रहता है, या कोई चरपद रूट में रहता है, ठीक है, या कोई चरपद बट्टा में रहता है, तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। ऐसे एग्जाम में पूछ देगा आपको कि बताइए रूट x प्लस 5 बराबर 0, क्या यह बहुपद है, या पूछ देगा 1/x² प्लस 5x प्लस 2 क्या बहुपद है, या पूछ देगा एग्जामिनर x का पावर -5 प्लस 2x का पावर 4 प्लस 3 बराबर 0 क्या बहुपद है। तो हम कहेंगे इन तीनों कंडीशन में बहुपद तीनों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का जो घात है या तो माइनस है, या बट्टा में है, या रूट में है चरपद, ठीक है, तो ये सभी बहुपद नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी चरपद का पावर 1 रहता है तो उसे रैखिक कहते हैं, पावर 2 रहता है तो उसे द्विघात कहते हैं, पावर 3 रहता है तो उसे त्रिघात कहते हैं। ये सभी बहुपद के प्रकार हैं, ये बात हमेशा आप याद रखोगे। ये सभी बहुपद के प्रकार हैं, पावर 1 रैखिक, पावर 2 द्विघात, पावर 3 त्रिघात, ये सभी बहुपद हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट पॉइंट कर लो। आगे हम चलेंगे। अब आगे का जो होगा हमारा वो होगा कि शून्यकों की पहचान। आखिर शून्यक कैसे हम निकाल सकते हैं, शून्यक होती क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, उसके बाद आगे का बात होगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखिए, बहुत कुछ सब जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर्स हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शून्यक क्या चीज़ होता है इस पे हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद आगे की बात पे चर्चा होगी। शून्यक उसे कहते हैं जो पूरे समीकरण को जीरो कर दे। जैसे हमने लिखा x² - 9,
बराबर 0। बताइए इसके कितने शून्यक होंगे और शून्यकों की संख्या क्या है, और बताइए कि इसके शून्यक क्या कौन कौन से हैं। ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसके दो क्वेश्चंस मैंने बना दिए, शून्यक कितने हैं ऐसे, शून्यकों की संख्या क्या है, और हैं तो वो कितने हैं। इन सभी बातों को बताइए, आपको बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, शून्यकों की संख्या सबसे आसान है। जिस चर पद का घात जितना होगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। बस सबसे बड़ा घात को पकड़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है कि किसी भी चर पद को पकड़िए, उसका घात और उतना वो आंसर हो जाएगा। तो x का यहाँ पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या होगी 2। समझ में आया मेरे भाई। अगर जिसका घात जितना होगा उसकी संख्या उतनी ही होगी शून्यकों की। अब निकालने की बात आती है, तो निकालते कैसे उसको आप देखिए, बड़ा आसान है निकालना। ये 9, देखिए शून्यक होता क्या चीज़ है, जो इस x का वह मान जो पूरे समीकरण को 0 कर दे वही कहलाता है हमारा शून्यक, ठीक है। x का वह मान जो पूरे समीकरण को 0 कर दे। तो कैसे निकालेंगे, ये 9 माइनस में इधर गया तो आप कहिएगा प्लस में, यानी x² बराबर 9, वर्ग इधर आया तो √9। अब √9 का मतलब होता है 3, लेकिन अभी हमने बताया है कि शून्यकों की संख्या होगी 2, लेकिन आंसर हमारा आ रहा है 1, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आएगा प्लस का 3 1 माइनस का 3 1, ठीक है। 2 आंसर होंगे इसके, क्योंकि शून्यकों की संख्या होगी 2। अब क्यों होगी, क्योंकि हम सभी को पता है -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं शून्यकों की संख्या 2 है, एक है -3 और दूसरा है 3। उम्मीद है आप समझ गए कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। और भी अनेकों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पावर 3 रहेगा तो उसको भाग देके निकाला जाएगा शून्यकों की संख्या, स्क्वायर तक इस नियम से निकाला जा सकता है। अब आगे सीखेंगे हम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे शून्यकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, या शून्यकों की संख्या पता करना हो, अगर सिर्फ पूछ दे कि बताइए इसमें कितने शून्यक मौजूद हैं तो आप बता सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, x का पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ऐसा मैंने एक समीकरण लिखा और इसमें पूछ दिया कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पावर में और उसको बना देना है। चलिए तो बताइए, सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है कि x का घात 4 है, तो हम कह सकते हैं शून्यकों की संख्या होगी 4। हो गया हमारा ये आंसर, और इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं, ठीक है। अब पूछेगा कि कौन कौन से शून्यक है, तो हम बता रहे हैं इसको भाग देके बनाना होगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या तरीका है उसको बताया जाएगा इसी क्लास में, घबराइए नहीं। आगे अगर आपने अब शून्यकों की संख्या सीख लिया है, तब हम सीखने वाले हैं भाग विधि। भाग विधि कैसे सीखेंगे आपको दिखाते हैं, भाग कैसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि x-2 का भाग दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसमें हम कुछ मिसप्रिंट हुई है जिसको मैं मिटाना चाहता हूँ। ये जो 3x² है इसको भी हटाइए, ठीक है। अभी आप भाग सीखिए नॉर्मल तरीके से। भाग देना है x-2 का 3x² प्लस 3x माइनस 2 से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भाग का पहला नियम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे तो मैं बनाने के लिए बहुत जल्द बना दूं, लेकिन नहीं, हमको आराम से समझते हुए चलना है। हमें यहाँ एक ऐसा मान रखना होता है जो इस पहले वाले को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। हम सभी को पता है कि
जब गुना होता है नीचे और नीचे वाला बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। x का पावर होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मान रख दें हम कि हमारा आगे वाला सेम हो जाए? चलिए बताइए, यहाँ क्या रख दें? तो x तो पहले से है, 3 नहीं है तो 3 लिख दिया, x एक और लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 3x² -2 प्लस 3x प्लस हो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ होगा 6x। और हम भाग देंगे तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है 3x में तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, आगे ये और ये कैंसिल हो गया, 6 × 3 9x -2 बचा। आगे अब क्या रख दें? तो +9 रखेंगे, यानी कि 9x -18। चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया और यहाँ होगा प्लस का 16। जो 16 आया वो शेषफल बचा, यानी Rx। और ये हमारा है Qx, ये हमारा है Px और ये हमारा है Gx। उम्मीद है आपको भागा समझ में आया, कैसे हम भाग देते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस ऐसा पूछ सकता है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए कि इसके भागफल क्या होंगे। तो इसके भागफल होंगे 3x + 9। शेषफल क्या होंगे? शेषफल होगा 16। वैसे शेषफल निकालने के लिए हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे। अगर शेषफल पूछेगा तो आप उस ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन अगर भागफल पूछेगा तो आपको भाग देना ही होगा, उसके पीछे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर शेषफल पूछे तो हम क्या करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, एक समीकरण है 5x² + 6x + 3 = 0, और कह दिया कि x + 2 से आपको इसको भाग देना है। तो बताना है कि शेषफल बताइए क्या होगा, ऐसा पूछ दिया उसने। तो कुछ करना नहीं होता इसमें, बस जो यहाँ पर जिससे भाग देना होता है उसे कहते हैं हम gx, जिसको भाग देना होता है उसे कहते हैं हम px। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, इस वाले में से x का मान निकालेंगे gx में से। हम जानते हैं x + 2 बराबर दिया हुआ है 0, तो x बराबर होगा -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, मान निकल जाएगा। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2। 5 × -2 का स्क्वायर + 6 × -2 + 3। 5 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगा -12 + 3, 20 - 12 + 3। ठीक है, आगे हल करेंगे। 20 और 3 23 -12, घटाएंगे तो आएगा 11। तो इसमें जो शेषफल होगा वो होगा हमारा 11। किया मैंने बहुत आसानी तरीके से, आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले gx को पकड़ा, gx को पकड़ने के बाद क्या किया, उसमें x का मान निकाला और px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसका मैंने मान रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे अब आपको आगे समझाते हैं। आपको समझ में आ गया शून्यकों की संख्या, आपने भाग भी समझ लिया है। अब आगे लेके आपको चलते हैं, क्या बच रहा है आगे। आगे की टॉपिक में है आपका अब, हाँ, समीकरण को ढांचा। समीकरण का ढांचा सीख लीजिए थोड़ा, कैसे होता है वो ढांचा। अगर कोई समीकरण द्विघात है तो उसका ढांचा कैसा होगा, उसका रूप होगा ऐसा, ax² + bx + c। यह तब संभव है जब समीकरण हो द्विघात। आगे अगर त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो उसके लिए ढांचा कैसा होगा देखिए। अगर त्रिघात है तो उसके लिए होगा ax³ + bx² + cx + d बराबर कुछ नहीं तो 0, ऐसा। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि उसने वो पूछ देता है कि बताइए इसमें a का मान क्या है,
बी का मान क्या है, सी का मान क्या है और डी का मान क्या है। इसमें भी पूछ सकता है वो, ए का मान बताइए क्या है। इसमें तो डी नहीं है, द्विघात में डी नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सी तक होता है, अचर पद सी होता है इसमें। बी का मान क्या है, सी का मान क्या है और इसमें डी होता है क्योंकि यह त्रिघात है, ठीक है। और इसमें डी जो है वो अचर पद है, यानी कोई संख्या रहेगा डी के जगह पे, और यहाँ पर सी के जगह पे कोई संख्या रहेगा। यहाँ सी एक अचर पद है। अचर पद बोले तो इसमें कहीं एक्स नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ संख्या रहेगा, बाकी सब में एक्स का गुणांक दिख रहा है। देखिए इसमें एक्स का गुणांक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसमें एक्स क्यूब का है, इसमें एक्स स्क्वायर का है, इसमें एक्स का है, ठीक है। तो इसके अनुरूप हम एक समीकरण को लिखते हैं, तब जाकर कुछ डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। हमने लिखा 2x² + 3x - का 8 = 0। पूछ दिया इसमें बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। या ऐसे दिया जा सकता है 2 × x² + 3 × x - 8 = 0। बताइए इसमें x² का गुणांक क्या है। या पूछ सकता है x का गुणांक क्या है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको सारे डाउट्स क्लियर रखने होंगे। देखिए यहाँ हमने बताया अभी कि इसका ढांचा कैसा है, ax² + bx + c = 0। यहाँ देखिए x² का गुणांक क्या है, ये 2 है, तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा 2। इसका क्या है, 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। और ये क्या है बताइए, चिन्ह को भी साथ में रखना है, ठीक है, चिन्ह आपको भूलना नहीं है, ये होगा -8। कोई लोग सिर्फ 8 कहेगा जो हो जाएगा गलत, इसमें चिन्ह को आपको साथ रखना है, ठीक है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। चिन्ह है हमारा -8, तो आंसर होगा इसका -8। ये देखिए, या पूछ सकता है x² का गुणांक बताइए क्या है, तो बताइए किससे गुना हुआ है x² में, 2 से। x का गुणांक क्या है, किसमें गुना हुआ है, तो 3 से, तो 3 आंसर। ऐसा भी वो पूछ सकता है। एक और देखिए त्रिघात वाला हो सकता है 3x³ + 2x² - 3x + 16 = 0, ऐसा भी दिया रहे। और क्या देगा बताइए, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, डी का मान क्या है। चलिए, तो हमें अभी अब सीखा है कि इसमें ए ये है, देखिए ax³ + bx² + cx + d = 0, ये हमारा ए है। अब कुछ लोग कह देंगे कि a = 3x³ है। अरे देखो 3x³ क्यों है मेरे भाई, नहीं है। इसमें सिर्फ a क्या है, हमें a का मान पूछ रहा है, x³ थोड़ी पूछ रहा है, x² थोड़ी पूछ रहा है, x थोड़ी पूछ रहा है। तो a 3 है, b कितना है, 2 है, ये हमारा -3 है, ये हमारा 16 है। तो उम्मीद है आपको अब लिखने ये आ जाएगा ABC। और आज का अंतिम टॉपिक ये रहेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों को लिखने के लिए, 2 शून्यकों के लिए लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम, अल्फा पहला शून्यक होता है, बीटा होता है दूसरा शून्यक। अल्फा को ऐसे लिखते हैं, बीटा को ऐसे, ठीक है। इसे कहते हैं शून्यकों का योगफल। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा × बीटा गुना, पॉइंट वो समझ जाना भाई मेरे। ये होता है c/a और ये होता है -b/a। ये चीज़ याद रखनी होगी हमेशा कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ये 2 चीज़ याद रखनी होगी। तीसरा भी घुसता है, इसमें गामा भी आता है, तो गामा का अभी काम नहीं है, जब गामा का काम आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखा जाता है, क्योंकि सारे हमको लग रहा है टॉपिक हमने इतना टाइम में कवर कर दिया है, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रोज़ रात 9 बजे हमारी क्लास आती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। 9 बजे रेगुलर अपडेट कर दी जाती है वीडियो, और पूरा BBD MCQ और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।